तो दोस्तों मैं जनरली जो है केस स्टडीज नहीं बनाता हूं, जर्नी जो करता हूं उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आता हूं। बट आज मैं स्पेशली आपको केस स्टडीज लेकर के आया हूं जो बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस और एसएमबीबी हावड़ा एक्सप्रेस का। क्या कारण है, किस लिए ये एक्सीडेंट हुआ है, सब कुछ हम बात करेंगे। क्योंकि मैं अभी तक इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था कि जानना चाहता था कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जितनी सच्चाई अभी तक निकल करके आई है मैं उसी के आधार पे यहाँ पे वीडियो लेकर के आया हूं। कितने लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं, लोकल्स का क्या कहना है जो कि बालासोर के साइड में रहते हैं, जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे लोगों ने क्या देखा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम केस स्टडीज पे आते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसके कारण से एक्सीडेंट हुआ। टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स पे बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, किस तरह से ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ वो हम यहां पे समझते हैं। जैसा कि लोग जानते हैं कि 3 ट्रेनें जो है आपस में टकराई है, लेकिन 3 ट्रेन आपस में कैसे टकराई, किस तरह से टक्कर हुआ और उससे क्या जानमाल का नुकसान हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पे मैं आपको 4 लाइन दिखा रहा हूं। ये जो लाइन होता है ना, ये किसी भी स्टेशन का लाइन होता है जहां पे कि 2 जो लाइन होता है जो स्ट्रेट क्रॉस करता है, इसको बोलते हैं मेन लाइन। और इसके साइड में 2 जो है प्लेटफॉर्म के साइड लाइन हो सकता है या फिर उसके दूसरे साइड लाइन हो सकता है, इसको बोलते हैं लूप लाइन। क्यों किया जाता है? ताकि जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और जिसको भी यहां पे नहीं रुकना है उसको डायरेक्ट इस लाइन से निकाला जा सके। आप लोग जनरली जो है ये चीज को जानते होंगे। अब बात करते हैं कि यहां पे क्या हुआ। तो ये मैंने एक लाइन यहां पे दिखाया आपको जिसपे कि ये 2 जो लाइन है ये मेन लाइन है, अप एंड डाउन। ये अप लाइन का जो है लूप लाइन है, ये डाउन लाइन का लूप लाइन है। अब हुआ क्या है, अब कहानी क्या है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जो है एक मालगाड़ी खड़ी है इस स्टेशन के सामने, बांगा बाजार करके एक स्टेशन है बालासोर से थोड़ा सा आगे। वहां पे जो है एसएचएम एमजीआर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से मतलब वेस्ट बंगाल से चेन्नई को सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन माना जाता है, इसको कोरोमंडल एक्सप्रेस को ये जोड़ती है। और इस ट्रेन में जो है ट्रेवल करने वाले ज्यादा करके झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं। और ज्यादा करके जितने भी इंजरी वहां पे देखने के लिए मिली है वो ज्यादा करके बिहार या फिर झारखंड के ही लोग हैं उस ट्रेन में सवार। तो उनका जो कहना था कि खड़गपुर से ट्रेन निकली, बालासोर आया, बालासोर राइट टाइम पहुंचा ट्रेन। बालासोर से अब ये ट्रेन आगे बढ़ रही थी और इसको जाना कहां था, इसको जाना था भद्रक। भद्रक में इसका नेक्स्ट स्टॉपेज था, इसके बाद आगे जो भी स्टॉपेज था फिर धीरे धीरे ये पहुंचती चेन्नई। अब ये ट्रेन जो है लगभग 130 kmph के रफ्तार से आ रही थी। अब एक चीज और भी मैं आपको बताता हूं, इस ट्रेन में जो है रिसेंटली कुछ महीनों पहले जो है एलएचबी कोच लगाया गया है। इससे पहले इसमें आईसीएफ उत्कर्ष कोच हुआ करता था। भाग्य मनाइए कि इसके अंदर एलएचबी कोच था। अगर उत्कर्ष कोच आईसीएफ का होता तो ये जो अभी आप सूचना सुन रहे हो, जितने भी लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं या फिर जितने भी लोगों का इसमें मौत हुआ है, ये नंबर्स कई गुना ज्यादा तक बढ़ सकता था अगर वहां पे आईसीएफ कोच होता। तो जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट किस तरह से हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। जो वहां पे कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है, जिस तरह से न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है, ये ट्रेन जो है मेन लाइन से आती है और इसको इसी मेन लाइन से क्रॉस करके भद्रक के लिए जाना था, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज था वो था भद्रक। भद्रक में इसका स्टॉपेज था नेक्स्ट। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेन आती है, जैसा कि न्यूज चैनल्स में भी आप देखते हो, वो समझना क्यों मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रेन यहां से आती है मेन लाइन से और मेन लाइन से जो ट्रेन है ये इंटर कर जाती है लूप लाइन में। लूप लाइन में यहां पे एक जो था वो गुड्स ट्रेन खड़ा था। लूप लाइन जो है सबसे मिनिमम जो उसका लेंथ होता है, लंबाई जो होता है वो 750 मीटर का होता है। किसी भी छोटे स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे ये बढ़ भी सकता है। तो हुआ क्या है कि यहां पे ये ट्रेन जो है इंटर करती है और सीधा लूप लाइन पे जो खड़ा था पहले से गुड्स ट्रेन,
इसका इंजन जाकर के उससे टकराती है और इंजन जो है गुड्स ट्रेन के ऊपर में आ जाता है। आपने वीडियो में भी देखा होगा, बहुत सारे फोटो में भी देखा होगा। अब कहानी यहां से एकाएक चेंज होती है, क्योंकि अगर ये एक्सीडेंट हुआ था तो इससे ज्यादा लोगों का नुकसान नहीं होता, बहुत कम लोगों का नुकसान होता लेकिन उतने ज्यादा लोगों का नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भी मैं समझाता हूं। इंजन के जस्ट बाद जो था वो एसएलआर कोच, एससीपी कोच, जो कि आपके गुड्स कोच जिसको बोला जाता है, वो भी इस ट्रेन में लगाया जाता था, जिसमें कि मटेरियल्स वगैरह, सामान वगैरह का कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इंजन के बाद जो था वही कोच था। तो अगर ये ट्रेन टकराए जैसे ही 130 के रफ्तार में गुड्स ट्रेन से, तो जो उसका सबसे पहला इंपैक्ट जो पड़ा वो उसके जो एसएलआर या एससीपी कोच जो थे उसके ऊपर पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इसके जो कोच है, बाकी के कोच जो है, जहां की पहले उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जनरल, तो जनरल था, उसके बाद उसके सारे जो है आपका स्लीपर कोच था, उसके बाद एसी कोच था। तो वो क्या हुआ कि यहां से जैसे ही ये दोनों कोच जो है टकराया, टकराने के बाद इसके जो जनरल कोच थे, ये जनरल कोच जो है यहां से उड़ करके हवा में ये इस मेन लाइन पे आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि तुरंत में आ जाता है, यहां पे भी कहानी है, जबरदस्त कहानी है। जिस टाइम पे ये ट्रेन इस लूप लाइन पे एंटर कर रही थी, उसी टाइम पे इधर से आ रहा था 12864 एसएमबीपी हावड़ा एक्सप्रेस, जो कि जसवंतपुर से पहले चलता था, बाद में इसको एसएमबीपी से चलाया गया था हावड़ा के लिए। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट ट्रेन है जो कि हावड़ा से जोड़ता था, और इसमें भी ज्यादा करके जो है आपके बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के लोग ट्रेवल करते हैं। तो ये भी ट्रेन था, और ये भी पूरा जो है खचाखच बढ़ा हुआ था ये ट्रेन। और ये ट्रेन जैसे ही ये इधर से एंटर कर रही थी, और ये ट्रेन जो है वो इधर से एंटर कर रहा था। अभी जब तक ये दोनों ट्रेन एंटर की थी तब तक किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। होता क्या है कि ये ट्रेन निकलती है, ये लूप लाइन पे एंटर नहीं करती है, डायरेक्ट मेन लाइन से रहती है, और मेन लाइन से ही ये ट्रेन क्रॉस करती है। क्रॉस करने के बाद इसके लगभग सारे डब्बे जो है वो इस जो स्टेशन का जो ये आपका जो डिजाइन है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहां से ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका होता है। लेकिन उसी समय क्या होता है कि ये ट्रेन जो है कोरोमंडल का, यहाँ पे मालगाड़ी के साथ जो एक्सीडेंट होता है, और ये ट्रेन यहां से सेम उसी टाइम पे क्रॉस कर रही होती है। इसका जो कोच है वो आ करके इस कोच से आकर के टकराता है, जो सेम यहां से क्रॉस कर रही थी 12864, और ये लास्ट के 3 डब्बों के साथ वो टकराती है। और इसके बाद 12864 का जो लास्ट का जो 3-4 डब्बा जो होता है वो यहाँ पे ड्रिल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो है कहानी वो भी आप सुन लीजिए। चूंकि ये ट्रेन का जो आगे का जो पार्ट है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, ये भी 130 के रफ्तार में था। 12864 ये भद्रक से खुला था, और इसका नेक्स्ट स्टॉपेज था बालासोर, ये भी आपका जो है 130 के रफ्तार में था। दोनों अपने मैक्सिमम स्पीड पे था, ऑलमोस्ट ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बट हम मान के चलते हैं कि ये मैक्स स्पीड पे अपना जो है रनिंग पूरा कर रहा था। अब जैसे ही ये ट्रेन का जो है आगे का पार्ट क्रॉस करता है 12864 का, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ये कोच जो है 22 ट्रेनों का कोच है 12864, तो इसके जो है इंजन के साथ 17-18 कोच जो है ऑलरेडी इंसिडेंट होने से पहले क्रॉस कर चुका था। सेम उसी टाइम पे जब यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, डिरेल होता है कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो इसका जो कोच है वो उड़ करके यहां पे आता है। उड़ता क्या है, मतलब कि जब धक्का लगा तो ये इस तरह पे भागा, मतलब इस तरह से भागा है, और इधर जो है आपका डाउन लाइन का जो एक तरह से बोल सकते हैं, शायद डाउन लाइन उसको वो है, उधर से आ रही थी एसएमबीपी हावड़ा एक्सप्रेस, उसके डब्बे में जाकर के टकराती है, जो कि 130 के रफ्तार से निकल रही थी। अब जब उसमें जाकर टकराया तो जो है उसके 3-4 डब्बे पीछे के डिरेल हो गए। मतलब कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इतना हाई स्पीड एक्सीडेंट हुआ, इसके 21 डब्बे जो है माना जाता है कि वो डिरेल हुआ, लेकिन सब में जो है ये घटना नहीं हुआ है। ज्यादा करके जो इंजरी हुआ है वो सामने में जो आपके जनरल के कोच होते हैं,
इसके बाद जो स्लीपर का कोच होता है इसमें ज्यादा हुआ है, करीब 6 शायद इसमें स्लीपर के कोच है, 2 जनरल के कोच है कोरोमंडल में। इसमें इंजरी हुआ है, जितने भी मौत वगैरह जो हुआ है ज्यादा करके वो इसी कोच में हुआ है। इसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपके एसी के कोचेज में, क्योंकि एसी जो था वो पीछे साइड था। तो ये जब ऐसे करके टकराता है तो यहाँ पे जो है बोगी जो है इसका कोच जो है वो उठ करके यहाँ पे आता है और यहाँ पे जाकर के वो 12864 से टकराता है। और 12864 का जो जनरल कोच था वही पीछे साइड में बचा हुआ था, मतलब उसके स्लीपर के कोच, उसके एसी के कोच ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके थे। इसका जनरल का कोच इसके जनरल के कोच से टकराता है और जब ये टक्कर होती है तो वहां पे जाकर के सबसे भयानक दुर्घटना होती है। बोला जा रहा है कि ये जो दुर्घटना है आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ा रेल दुर्घटना है। ऐसे तो जो बताया जा रहा है कि 3 से लोगों को मरने की संभावना है, बट मैं कुछ लोगों का वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि मैं बालासोर से हूं और शायद से यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 1500 लोग जो है इसमें घायल हुए। मैं इसके बारे में पुष्टि नहीं करता हूं, बट एक कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैलकुलेशन क्या कहता है। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है इसका जो है कहीं पे मैं देख रहा था एक वीडियो में, इसमें बताया गया था कि लगभग 1200 लोगों का रिजर्वेशन था, मतलब कि 1200 लोग जो थे इसे में रिजर्व सवार थे इस ट्रेन के अंदर। अब 2 कोच ले लेते हैं जनरल का। आपको पता होगा कि जितने भी ट्रेनें आज के डेट में जनरल कोचेज है वो एक पे एक लोग उसके अंदर भरे रहते हैं और कम से कम जिस तरह की कोरोमंडल ट्रेन है जो मैं पहले इसमें सफर किया हूं, क्योंकि ये जो लाइन है ये मेरे लिए कोई नया लाइन नहीं है। मैं बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। भुवनेश्वर मैंने पता नहीं कितने बार ट्रेवल किया, क्योंकि मेरा नानी घर है। अभी मैं दिल्ली में रहता हूं, भुवनेश्वर पता नहीं मैं कितने बार ट्रेवल किया हूं। तो मुझे एक्चुअल में इसी रोड से ज्यादा करके जाना होता है जब मैं पुरुषोत्तम या फिर नीलांचल या फिर राजधानी से या फिर संपर्क क्रांति से मैं भुवनेश्वर जाता हूं। तो इस लाइन को जो है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो कोरोमंडल के अगर मैं 2 जनरल की मैं बात करूं तो ये 2 जनरल मिलाकर कम से कम भी तो 500 लोग तो पक्का सवार होंगे। इतनी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मैं रिसेंटली जनरल के डब्बे में सफर किया हूं। मैं देखा हूं कि किस तरह से लोग जो है जनरल के डब्बे में भरे रहते हैं, ऊपर में बैठे रहते हैं, नीचे बैठे रहते हैं, जो साइड में जहां पे सामान रखने का सुविधा होता है वहां पे बैठे रहते हैं, गेट पे बैठे रहते हैं। तो कम से कम मैं एक डब्बे में मान लूं तो 250 से कम लोग नहीं होंगे, 2 डब्बे में तो ऑलमोस्ट 500 लोग तो पक्का होंगे। तो ये मैं जोड़ दूं तो लगभग 1700 लोग जो है इस ट्रेन में सवार हो गए। अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं, एक्चुअल फिगर नहीं हो सकता है। और सेम मैं बात करूं जो एसएनबीपी मतलब बैंगलोर से जो हावड़ा के लिए आ रही थी, उसमें भी सेम जो है लगभग इतने ही लोग सवार हो सकते हैं। जनरली हो सकता है कम भी हो, लेकिन एक्चुअली में उतने सवार हो सकते हैं। मतलब कि जो ये फिगर है ये लगभग 3200 से 3400 लोगों का होगा, ये दोनों ट्रेन मिला करके। अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया में तो हर दिन लगभग 2.25 करोड़ लोग जो है ट्रेनों में सफर करते हैं और 12,000 से ज्यादा ट्रेनें आज की डेट में इंडिया में चल रही है, जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और साथ में जो गुड्स के ट्रेन है। तो उसी हिसाब से जब 3400 लोग मानते हैं कि ट्रेवल कर रहे हैं और इसमें से अप्रोक्सीमेट 1000 लोग तो आपके जनरल के ही हो गए, 1000 लोग जनरल के, बाकी स्लीपर में जो थे वो अलग थे, एसी में जो थे अलग थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंजरी, अगर आप न्यूज चैनल भी देखोगे तो आपको जो इंजरी देखने के लिए मिल रहा है या मौत के बारे में जो जानकारी देखने के लिए मिल रहा है, वो ज्यादा करके बंदे क्लेम कर रहे हैं वीडियो के अंदर कि हम जनरल में सवार थे। जनरल में सवार थे का मतलब है कि जो ट्रेन यहां से टकराई है कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसके जनरल में सवार थे, या फिर एसएमबीपी हावड़ा एक्सप्रेस के साथ जब इसका भिड़ंत हुआ तो इसके जनरल में सवार थे, क्योंकि यही दोनों कोचेस के बीच में आपस में टक्कर हुआ है। जो मैंने न्यूज में देखा है, साथ में मैं जो गूगल वगैरह पे इसके जो कोच मैप होता है उसको एनालिसिस किया। जो कोच मैप में दिखाया गया है कि किधर साइड में इसका जो कोच है वो हो सकता है जब ये यहां पे से ट्रेन क्रॉस कर रहा होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो टक्कर है ये कैसे हुई है। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेन है एसएमबीपी हावड़ा, ये आखिर यहां पे पहुंची कैसे।
एक्चुअल में तो इसका टाइम था लगभग 4 बजे का टाइम था पहुंचने का बालासोर। तो ये लगभग 6:30 बजे बालासोर के पास कैसे पहुंच रही थी। तो भाई ये जो ट्रेन है ये लगभग 3-3.5 घंटे डिले उधर से ही चल रही थी, मतलब कि आपका भुवनेश्वर साइड से 3-3.5 घंटे डिले जो था निकल रहा था ट्रेन, और यहां से ये 3 घंटे डिले जो है ट्रेन क्रॉस कर रहा था। अगर ये ट्रेन 3 घंटे डिले नहीं होता तो पॉसिबिलिटी था कि ये जो एक्सीडेंट जो इतना भयानक हुआ है ये इतना भयानक एक्सीडेंट नहीं होता। दूसरा चीज, बहुत सारे जो है लोगों से आपने सुना होगा, न्यूज पे देखा होगा कि कवच के बारे में या फिर एंटी कोलिजन जो सिस्टम लगा है उसके बारे में। तो उसके बारे में भी मैं जहां तक ये सारी चीजों को समझता हूं उसके बारे में बता दूं कि वो भी अगर लगा होता तो इस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता था। हाँ, इसके जो परिणाम है उसको कम किया जा सकता था, बट एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता था, क्योंकि जिस कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ है उस कंडीशन में तो ये सारे जो चीजें हैं ये उतना जल्दी तो काम नहीं करता। अगर दो ट्रेन जो है सेम ट्रैक पे है तो उसको रुकने के लिए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाकर के वो ब्रेक लगेगा। यहां पे तो जो डिस्टेंस था वही बहुत कम था। अगर आप इमरजेंसी ब्रेक भी मारते हो ट्रेन के अंदर तो भी 130 का स्पीड में अगर आप 130 का ब्रेक मारते हो वो भी ट्रेन आपका कम से कम 600 से 700 मीटर जो है आगे खींचेगा ही खींचेगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि 130 के स्पीड में अगर आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हो तो ट्रेन तो ऐसे भी डिरेल होना ही होना है, ये नियम है। तो इसीलिए यहां पे जो है कवच वगैरह भी जो है ज्यादा काम नहीं कर सकता था। कवच वगैरह ये इसलिए काम कर सकता, वहां पे काम कर सकता है जहां पे कि सेम रूट पे ट्रेन आ रही है, दूरी में हैवी ट्रेन, तब जाकर के वो सिस्टम काम करता है। यहां पे दोनों के बीच में कितना, 2 ट्रैक के बीच में आपका कितना डिस्टेंस हो सकता है, 40 मीटर ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं कि 40 मीटर डिस्टेंस होगा। 40 मीटर के डिस्टेंस में आप किसी भी स्पीड को कैसे कंपाइल कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज, जो यहां पे जो टक्कर हुई है चलते हुए ट्रेन में जब कोच ही आकर के एकाएक आपके दूसरे ट्रेन पे आ गया तो उसमें भी आपका जो है कवच सिस्टम क्या काम करेगा। तो ये जो चीजें हैं कि कवच लगा होता है, एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होता तो काम जो है दुर्घटना रुक सकती थी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता था, क्योंकि जब ये ट्रेन लूप लाइन पे एंटर किया और यहां पे एक ट्रेन पहले से रुका हुआ था, तो इस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है ये भी ऐसा डिस्टेंस नहीं कोई किलोमीटर का डिस्टेंस है कि ड्राइवर जो है ब्रेक लगाए ट्रेन को स्लो करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो इनको डिस्टेंस मिला होगा 100 या 150 मीटर 200 मीटर का डिस्टेंस मिला होगा। अब 100, 150, 200 मीटर में कितना भी कुछ करे ट्रेन को ना तो स्लो ज्यादा कर सकता है ना तो ट्रेन को रोक सकता है। इमरजेंसी ब्रेक मारेगा तो भी ट्रेन जो है डिरेल होना ही होना है। तो ये थी दोस्तों कहानी इस पूरे एक्सीडेंट की। लगभग जो बताया जा रहा है कि लगभग 300 लोगों के मरने की संभावना है और 900 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। लेकिन जो लोकल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जितने भी वीडियो देखा कुछ लोकल्स का मैंने कमेंट्स देखा, उन लोगों ने क्लेम किया है कि 1000 से ज्यादा लोग इसके अंदर डेथ किए। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि मैं दूसरी जगह देखा हूं, मैं ढूंढता हूं, कमेंट्स मुझे मिलता है तो मैं इस वीडियो में भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस चीज को पूरे आप जो है समझ चुके होंगे कि ये जो है डिरेल जो है ट्रेन किस तरह से हुआ है और इससे क्या क्षति हुआ। इससे पहले की मैं बात बताऊं तो एक बार बिहार में एक पूरी ट्रेन जो है नदी के अंदर बह गई थी, उसमें 800 लोग मारे गए थे। उसके बाद का मुझे एक कहानी याद है, जब उस समय मैं बच्चा था और एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, अवध असम और ब्रह्मपुत्र, आई थिंक यही दोनों ट्रेन था, जिसमें कि आमने सामने का टक्कर हुआ था। बताया गया था कि जो कोच है, कोच लगभग 100-150 मीटर जो है ऊपर के साइड उछल गया था और उसमें भी जो है बहुत सारे लोगों को मारे जाने की संभावना थी। तो चूंकि यहाँ पे क्षति जो है और ज्यादा हो सकता था अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच को चेंज नहीं किया जाता। अगर इसमें अभी भी आईसीएफ ही कोच होता तो आईसीएफ कोच में इसमें जो जनरल से वो ज्यादा थे, तो जनरल्स अगर ज्यादा होते तो ज्यादा लोगों को की जान जाने की संभावना ऐसे ही बढ़ जाती। और बाकी जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ तो उस कंडीशन में ये नंबर बहुत ज्यादा हो सकता था, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा होता। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई और जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप मुझे से कमेंट में पूछ सकते हो।